Leaders Eat Last, Why Some Teams Pull Together and Others Don't. Book by Simon Sinek. Introduction. ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि लीडर्स ईट लास्ट। लीडर्स के पास बाकी इंडिविजुअल्स से ज़्यादा पावर होती है और यूजुअली अपने सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज से अपनी खुद की वैल्यू ऊपर रखते हैं। सेम टाइम में इस बुक का मैसेज भी यही है, लीडर्स जो लास्ट में खाते हैं। इस टर्म का मतलब है कि असली लीडर्स वो होते हैं जो दूसरों की वेल बीइंग को इग्नोर करके सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखते हैं। गुड लीडर्स वो लोग हैं जो अपने साथ कोऑपरेट करने वालों की वैल्यू करते हैं, ऐसे लोग जो जानते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस दूसरों पर पड़ रहा है और वो ट्राई करते हैं कि ये इन्फ्लुएंस पॉजिटिव हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक गुड लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर जानना है तो हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम इस बुक में मेंशन ऐसे ही कुछ लीडर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो गुड लीडर्स और क्या क्या करते हैं लास्ट में खाने के अलावा? What good leaders do, apart from eating last? सिमोन सिनेक ने जो पहली शॉर्ट स्टोरीज लिखी थी उनमें से एक इस बुक में मेंशन है। ये स्टोरी एक इफेक्टिव प्लाटून के बारे में है जिसमें एक अच्छा सर्जन था। इस प्लाटून की एफिशिएंसी इसके किसी लीडर की अथॉरिटी पर डिपेंड नहीं थी, बल्कि आपस के म्यूचुअल ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पर डिपेंड थी। हालांकि एक लीडर को थोड़ा बहुत सेंस ऑफ अथॉरिटी हमेशा दिखाते रहना चाहिए। जो रिलेशन एक लीडर अपने सोल्जर्स के साथ बिल्ड करता है सिर्फ लीडर और सबऑर्डिनेट वाला नहीं होता। ये रिलेशन भी बाकी यूजुअल रिलेशनशिप की तरह उतना ही ह्यूमन है जो एक जैसी पोजीशन वाले दो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में होता है। सिमोन सिनेक इसे द प्रोटेक्शन फ्रॉम अबोव कहते हैं। हमारे कुछ रीडर्स ने शायद वो पॉपुलर टीवी शो देखा होगा जिसका नाम है बैंड ऑफ ब्रदर्स। ये सीरीज शायद सबसे ज्यादा पॉपुलर और बेस्ट एग्जाम्पल है उस चीज का जिसे कहा जाता है प्रोटेक्शन फ्रॉम अबोव। यहाँ हम एक आदमी की स्टोरी देख सकते हैं जो पहले एक सिंपल सोल्जर हुआ करता था। फिर वर्ल्ड वार 2 के टाइम में उसने ग्रेट सक्सेस अचीव की बूट कैंप में। विंटर्स बाकी दूसरे लोगों की तरह ही एक सिंपल प्राइवेट था, लेकिन वार के मुश्किल दिनों में उसकी अच्छाई और करेज ब्राइट लाइट की तरह उभर कर आई और धीरे धीरे वो एक ऑफिसर बन गया। शुरुआत में एक माइनर लेफ्टिनेंट। हालांकि वो अपने साथी सोल्जर्स बूट कैंप में उसके मेट्स से आगे निकलकर हायर रैंक तक पहुंच गया था, फिर भी उसने कभी इस बात का शो ऑफ तक नहीं किया। जहां वे सब सोते थे वो भी वही सोता था, जो वो खाते थे वो भी वही खाता था और उनके साथ ही सेम वार में लड़ता भी था। और उसके सोल्जर्स इस बात के लिए उसकी बड़ी रिस्पेक्ट भी करते थे। उसकी ब्रेवेरी की सब तारीफ करते थे क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट लाइन में खड़ा होता था और लगभग हर रोज ही जान की बाजी लगाने को तैयार रहता था। वो अपने हर सोल्जर को पर्सनल लेवल पर जानता था, उन्हें उनके नाम से बुलाता था और हर एक की केयर करता था। अगर उसके सोल्जर्स में से कोई बुरी तरह इंजर्ड होता या किसी की जान चली जाती तो उसे इस चीज का बहुत दुख होता था। फिर वो मेजर के रैंक तक पहुंच गया, मगर विंटर्स अभी भी सेम था। उसके बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं आया। हालांकि इतनी बड़ी पोस्ट में होने की वजह से उसे अब फ्रंट में रहने की जरूरत नहीं थी, मगर वो अपना ज्यादा टाइम वही स्पेंड करता था अपने सोल्जर्स के साथ। और ऐसा भी टाइम आया जब अमेरिकन आर्मी और पैराट्रूपर्स बास्टोने के फॉरेस्ट में फंस गए थे अपने समर गियर में विंटर के टाइम पर। बहुत से जर्नल्स और हायर ऑफिशियल्स ऐसी मुश्किल जगह में शायद ही कभी गए हो और कुछ टाइम बाद ही इस जगह तक पहुंचना इम्पॉसिबल सा हो गया था क्योंकि जर्मन्स ने अमेरिकन्स को चारों तरफ से घेर लिया था। हालांकि मेजर वाल्टर्स और बाकियों की गुड लीडरशिप के चलते अमेरिकन सोल्जर्स पीछे नहीं हटे और बाद में उन्होंने पलटकर वार भी कर दिया। एम्प्लॉइज भी इंसान होते हैं। एक लीडर को ये चीज़ रियलाइज करना बहुत ज़रूरी है जो अपने आसपास वाले लोगों को साथ एथिकल और बस रिलेशनशिप का दिखावा करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सिनेक कहते हैं कि लोगों को सिर्फ एक कमोडिटी की तरह नहीं लेना चाहिए जिनसे आपका सिर्फ पैसे का रिश्ता हो, बल्कि मनी को एक कमोडिटी की तरह देखा जाना चाहिए जिसकी वजह से हम दूसरों की हेल्प कर सके। एम्पैथी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है जिससे हम ये कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखते हैं। मार्क एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। उसकी कंपनी इंटरनेट रूटर्स के साथ ट्रेड करती है और उन्हें सर्विसेज देती है। उसकी कंपनी में एम्प्लॉइज कम है, इसलिए वो सबको पर्सनल लेवल पर जानता है। अपनी जवानी में मार्क सचमुच एक बड़ा आदमी बनकर खूब सारा पैसा कमाना चाहता था।
लेकिन उसका ये मोटिव टाइम से साथ ढीला पड़ता गया। उसने रियलाइज किया कि अगर वो कम टाइम में ढेर सारा पैसा कमाने की कोशिश भी करे तो भी उसे अपने एम्प्लॉयज़ के साथ गुड रिलेशन रखना पड़ेगा ताकि वे और ज़्यादा एफिशिएंसी से उसके लिए काम कर सके। मगर फिर उसे रियलाइज हुआ कि नंबर उतने इम्पोर्टेंट नहीं होते जितने कि रिलेशंस होते हैं। और फिर वो एक्सट्रीमली रिच बनने का अपना सपना ही भूल गया। उसके प्रोग्रामर्स में से एक जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग था, की सैलरी मार्क से भी ज़्यादा थी। हालांकि मार्क कंपनी का ओनर था। उसके एम्प्लॉयज़ ये देखकर काफ़ी खुश रहते थे और ये चीज़ उन्हें अपने वर्क प्लेस में और भी मोटिवेट करती थी। गुड लीडर जानते हैं कि जो लोग उनके अंडर हैं वे भी इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास अपनी फ्री विल और ऑटोनॉमी है। साइकोलॉजी की कई स्टडीज़ में ये देखा गया है कि लोग एक डेमोक्रेटिक वर्क एनवायरनमेंट में सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं। अगर एम्प्लॉयज़ को उनके काम पर काफ़ी कम कंट्रोल दिया जाए या बिल्कुल भी कंट्रोल ना दिया जाए तो उनमें स्ट्रेस रिलेटेड सिम्पटम्स डेवलप हो सकते हैं। अगर ये स्ट्रेस बना रहेगा तो ये उनके माइंड में किसी तरह की क्रोनिक मेंटल चेंजेस जैसे डिप्रेशन और एंजाइटी भी ला सकता है। जो लोग एक फ्री, वार्म और फ्रेंडली एनवायरनमेंट में काम करते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिव तो होते ही है, साथ ही काफ़ी खुशमिजाज भी रहते हैं। आपको डेमोक्रेटिक वर्क एनवायरनमेंट की सिग्निफिकेंस का मतलब और भी अच्छे से समझाने के लिए एक और आर्मी एग्जाम्पल लेते हैं। हालांकि आर्मी अपने आप में खुद एक डेमोक्रेटिक वर्क कंडीशन का अच्छा एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आर्मी में ऐसे कुछ डेमोक्रेटिक लेवल है जिन्हें मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। दो टॉप जर्नलर्स के बीच का इंटर रिलेशन इसका बढ़िया एग्जाम्पल है। इन दोनों हाई ऑफिसर्स के बीच कोई स्ट्रिक्ट इक्वेलिटी नहीं होती है। कुछ हायर पोस्ट में होते हैं और कुछ सबॉर्डिनेट्स होते हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि टॉप जर्नलर्स ही सब कुछ डिसाइड करेंगे। वर्ल्ड वार 2 के दिनों में जब रेड आर्मी जर्मन आर्मी को अपनी बॉर्डर से खदेड़ रही थी तब एक पर्टिकुलर ऑपरेशन बेग्रेशन ने ईस्टर्न फ्रंट पर बैलेंस ऑफ पावर को प्रैक्टिकली टर्न किया। ये असल में दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री ऑफरेंस में से एक था जिसने 2.3 मिलियन ट्रूपर्स, कई आर्मीज, काउंटलेस व्हीकल्स, प्लेन्स और टैंकन्स को अपने घेरे में ले लिया था। अलेक्जेंडर वेसिलेवस्काई इस बड़े ऑपरेशन की प्लानिंग में शायद सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वड थे। वे इससे कुछ टाइम पहले ही सोवियत यूनियन के मार्शल की रैंक पर प्रमोट हुए थे। ये रैंक फॉर्मर सोवियत यूनियन का हाईएस्ट मिलिट्री रैंक हुआ करता था। वेसिलेवस्काई ने बेशक इसे बढ़िया ढंग से प्लान किया था, लेकिन ये इतना कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन था कि किसी भी तरह से वे इसको कंप्लीटली अकेले कंट्रोल नहीं कर पाए थे। उन्हें अपने जर्नल्स की स्किल और इंटेलिजेंस पर डिपेंड रहना पड़ा जो कि उनके डायरेक्ट सबॉर्डिनेट्स थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए उन्हें कई सारी आर्मीज के कोऑर्डिनेशन के लिए जुको की स्किल पर रिले करना पड़ा जो कि उनकी मिलिट्री का एक और स्किल लीडर था, क्योंकि वेसिलेवस्काई के लिए ये सब करने में अनेबल थे। अगर वेसिलेवस्काई ने जुको के एक्शन पर कंट्रोल करने की कोशिश की होती तो ऑपरेशन बेग्रेशन इतना सक्सेसफुल नहीं होता जितना कि ये रहा था। लॉन्ग टर्म लीडर्स वीएस शॉर्ट टर्म लीडर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जिसे सिनेक ने अपनी बुक में हाईलाइट किया है। इसे सिंपली रखते हैं, शॉर्ट टर्म लीडर्स अपनी सक्सेस और सेटिस्फिकेशन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं जबकि अपने एम्प्लॉयज़ की उन्हें कोई केयर नहीं होती है। सिनेक कुछ बड़े पॉपुलर सीईओ के बारे में मेंशन करते हैं जो असल में दो डिफरेंट टाइप की लीडरशिप का बढ़िया एग्जाम्पल है। जैक वेल्श जब जनरल इलेक्ट्रिक के सीईओ थे, अपने बिहेवियर के हिसाब से एक शॉर्ट टर्म लीडर के रोल में एकदम फिट बैठते थे। हमें गलत ना समझे, ये कोई ज़रूरी नहीं कि शॉर्ट टर्म लीडर्स बिजनेस में उतने अच्छे नहीं होते, बल्कि इसके एकदम उल्टा ये लोग बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ओरिएंटेड होते हैं। इतने ज़्यादा कि वे इस दुनिया को सिर्फ नंबर्स के हिसाब से देखते हैं, ना कि लोगों से उनकी हर बात पैसे पर आकर खत्म होती है। जैक वेल्श इसी टाइप के इंसान थे। वो अचानक से डिसीजन ले लेते थे, जनरल इलेक्ट्रिक के स्टॉक्स ऊपर नीचे होते रहते थे। जैक वेल्श कभी भी किसी को जॉब से निकाल देते थे टू बैलेंस द बुक्स। अब ये बात तो कहनी पड़ेगी कि किसी को जॉब से निकालना एक ऐसा काम है जो सोच समझ कर करना चाहिए। जिन लोगों की जॉब छूट जाती है कभी कभी बहुत दुखी हो जाते हैं, उनकी लाइफ का मोटिवेशन खत्म हो जाता है। इसीलिए किसी को भी इतनी जल्दी जॉब से नहीं निकालना चाहिए। लेकिन वेल्श ये सब नहीं सोचते थे और उन्होंने अपने टेन्योर में कई सारे लोगों को जॉब से निकाला।
उनके चारों तरफ एक मेलेफिक ऑरा था और एक पत्थरदिल और किसी की केयर ना करने वाले इंसान की जो नई इमेज उनकी बनी थी, उन्हें शायद पसंद थी। वो लाइफ की सिंपल चीज़ों जैसे ह्यूमन रिलेशन और इमोशंस की कोई कद्र नहीं करते थे। वही इस स्पेक्ट्रम के दूसरी ओर जेफ सिनेगल है, जो कोस्टको के सीईओ है। कोस्टको दुनिया में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी रिटेलर कंपनी है। दुनिया को हिला देने वाले इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद ये कंपनी हमेशा टॉप पर रही। इकोनॉमिक क्राइसिस के पीरियड में भी जेफ सिनेगल ऐसे बिहेव करते रहे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने इकोनॉमिक सिचुएशन को इग्नोर कर दिया हो। उन्होंने कंपनी का कोई भी एम्प्लॉई नहीं हटाया। जहां बाकी दूसरी कंपनीज इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए अपने एम्प्लॉईज को निकाल कर पैसे बचा रही थी, वही जेफ की कंपनी ने अपने स्टाफ में से किसी को भी नहीं हटाया, भले ही उन्हें काफी लॉस बियर करना पड़ा क्योंकि सिनेगल ऐसा नहीं करना चाहते थे। और यही वजह है कि आज कोस्टको का बिजनेस उन दिनों से बेटर है जब क्राइसिस चल रहा था। वेल्श के स्टॉक के मुकाबले सिनेगल की कंपनी के स्टॉक ऊपर नीचे भी नहीं होते बल्कि धीरे धीरे बढ़ते हुए स्टेबल ही रहते हैं। ये ओबियस बात है कि ऐसी पर्सनैलिटी के साथ सिनेगल ने एक सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया और अपने एम्प्लॉईज को हमेशा यही फील कराया है कि उनकी कंपनी में एक रिस्पेक्ट है और उनकी सिचुएशन को किसी भी तरह का थ्रेट कभी नहीं होगा। अगर इस तरह का एनवायरनमेंट मिले तो लोग अपने काम में स्ट्रेस फील नहीं करते हैं बल्कि बगैर किसी डर के फ्री होकर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं। हो सकता है कि वेल्श की तरह की वर्क स्ट्रेटेजी से कुछ हद तक सक्सेस मिले, स्पेशली स्टार्टिंग में, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसके डिवास्टेटिंग रिजल्ट्स निकल सकते हैं क्योंकि आपके एम्प्लॉईज फ्रस्ट्रेटेड और स्ट्रेसफुल होकर ना तो अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएंगे और ना ही कंपनी के प्रॉफिट में कोई कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। सिनेक आगे 4 हैप्पी केमिकल्स के बारे में बताते हैं जिन्हें यूज करके वे एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे लोगों के साथ हमारा बॉन्ड सिर्फ माइंड तक ही नहीं होता। वो हमें ये दिखाना चाहते हैं कि कैसे दूसरों के लिए हमारी फीलिंग्स का फिजिकल वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग बेसिस होता है और ये केमिकल्स हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। ये हैप्पी केमिकल्स है डोपामाइन, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन। उन्होंने इन 4 केमिकल्स को 2 मेन ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। एक सेल्फिश या इंडिविजुअलिस्टिक केमिकल्स, डोपामाइन और एंडोर्फिन। 2 सेल्फलेस या कलेक्टिव केमिकल्स, ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन। सेल्फिश केमिकल्स प्राइड और सेल्फ वर्थ की फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे कि जब एक लंबे टाइम के बाद जब हम फाइनली अपना गोल अचीव करते हैं। अगर कोई इन केमिकल्स का एडिक्टेड हो जाए तो वो इंसान सिर्फ अपनी वेल बीइंग और अपने सेल्फ प्राइड के बारे में ही सोचता रहेगा, उसे दूसरों की फीलिंग्स की जरा भी फिक्र नहीं होगी। ये बात ध्यान रहे कि ये केमिकल्स बुरे तब होते हैं जब इन्हें अब्यूज्ड या ओवर यूज किया जाए, लेकिन आपको इन्हें कभी भी पूरी तरह से एलिमिनेट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए जब हम कोई इम्पोर्टेंट गोल अचीव करते हैं तो हमारी बॉडी में डोपामाइन रिलीज होता है। ये एक बेस्ट रिवार्ड है जो हम पा सकते हैं और इसे एलिमिनेट करना बेवकूफ़ी होगी। हाँ, लेकिन ये भी केयरफुल रहना ज़रूरी है कि इस तरह की फीलिंग्स के साथ हम ऑब्सेस्ड ना हो जाए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि ज़्यादातर स्टिमुलेंट ड्रग्स जैसे कोकेन या मेथएम्फेटामाइंस का इफेक्ट इसीलिए होता है क्योंकि वे बॉडी में डोपामाइन लेवल बढ़ा देती है। एंडोर्फिन हमारी बॉडी से तब रिलीज होता है जब हम कोई एग्जॉस्टिंग वाली एक्टिविटी फिनिश करते हैं, जैसे कि रनर्स हाई। एक तरह की फीलिंग है जो तब आती है जब कई मील लंबी और थका देने वाली रन के बाद आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ये एक तरह का रिवार्ड है जो हमें बहुत मेहनत करने के बाद मिलता है, तो इसलिए ये भी डोपामाइन की तरह है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि डोपामाइन बॉडी में तब रिलीज होता है जब आपने कोई गोल अचीव किया हो जिसे आपन जी जान से पूरा करना चाहते थे। वही दूसरी तरह जब लोगों के बीच रिलेशनशिप होती है तो सेल्फलेस या कलेक्टिव केमिकल्स 2 प्रोमिनिएंट प्लेयर होते हैं। शॉर्ट में कहे तो सेरोटोनिन केमिकल की वजह से ग्रेटफुल फील करते हैं, जबकि ऑक्सीटोसिन को एक तरह से लव केमिकल भी कहा जाता है। लेकिन ऐसा भी ना हो कि सेल्फिश केमिकल्स को इग्नोर करके आप सिर्फ इन केमिकल्स पर ही ज़्यादा अटेंशन दें, क्योंकि ऐसा करना भी ठीक नहीं होगा। अगर आप सिर्फ सेल्फलेस केमिकल्स पर अटेंशन देंगे तो अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो की सेंस कंप्लीटली खो देंगे। बिलोंगिंग एंड द सर्कल ऑफ थ्रेट्स। सिनेक एक्सप्लेन करते हैं कि 2 तरह के सर्कल ऑफ थ्रेट्स होते हैं,
पहला वाला बुरा है क्योंकि इसमें एक इंसान कंप्लीटली आइसोलेट होकर अपनी परेशानियां खुद ही सोल्व करने की कोशिश करता है। वही दूसरे हाथ में एक गुड सर्कल ऑफ ट्रेड को एक स्ट्रॉन्ग टीम से कैरेक्टराइज किया जा सकता है। और एक गुड लीडर वो होता है जो साथ मिलकर काम करे और साथ मिलकर परेशानियां सोल्व करे। एक इंसान जो किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप से जुड़ा हुआ नहीं है, वो दरअसल बेड सर्कल ऑफ ट्रेड में आता है, जैसा कि स्टीफन के साथ था। बेशक वो एक अच्छा वर्कर था, डिलीजेंट और फेयर, लेकिन कुछ ऐसा था जो ठीक नहीं था। सबसे पहली बात तो ये कि वो अपने कोवर्कर्स को ठीक से जानता तक नहीं था। हाँ, उसे उनके नाम और पर्सनल स्टोरीज पता थी और हर सुबह वो उन्हें गुड मॉर्निंग बोलता था और हर शाम को घर जाते हुए गुड इवनिंग। बस इतना ही। जैसे ही वो ऑफिस की बिल्डिंग से निकलता था, वो उन्हें कंप्लीटली भूल जाता था, उनके बारे में उसे कुछ याद नहीं रहता था और उसे ये भी पता था कि वे लोग भी उसे भूल जाते हैं। वे डिफरेंट वर्ल्ड में रहते थे। उनकी आपस में बातचीत तो थी, मगर वो फॉर्मल सी होती थी, जैसे वेदर या किसी स्पोर्ट्स के बारे में। और उस बातचीत में भी स्टीफन को लगता था कि जैसे वो नकली हो, जैसे वो बनावटी और झूठी बातें हो। और सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसे फील होता था कि उसके कलीग भी ऐसा ही कुछ सोचते हैं। कुल मिलाकर वो अपने कलीग्स को अच्छे से जानता ही नहीं था, सिर्फ कुछ इनसिग्निफिकेंट डिटेल्स के अलावा। अब ऊपर से और भी बुरी बात ये थी कि उनका बॉस एक अथॉरिटिव और पुशी टाइप का था, जो किसी को भी काम से निकालने से पहले एक बार भी नहीं सोचता था। यहाँ तक कि वो कई बार अपनी पर्सनल प्रॉब्लम की भड़ास में ऑफिस के किसी भी स्टाफ पर निकाल देता था। तो कोई भी उस बॉस को पसंद नहीं करता था और लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी बचाने के बारे में सोचते थे। इसका बुरा इफेक्ट ऑफिस के माहौल पर पड़ता था। लोग अपनी जॉब सेव करने के चक्कर में कॉम्पिटिटिव हो गए थे, मगर नेगेटिव तरीके से। सब एक दूसरे से डरते थे। कुछ लोग तो दूसरों का काम बिगाड़ने में लगे रहते थे ताकि उनकी एम्प्लॉयमेंट सेफ रहे। ऐसे नेगेटिव एटमॉस्फियर में काम करते हुए स्टीफन पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा था। वो काम पर हमेशा उदास, इर्रिस्पॉन्सिव और इरिटेबल आता था। उसे किसी पर भी ट्रस्ट नहीं था, हर कोई उसे अपना दुश्मन लगता था। कहने की जरूरत नहीं है कि ऐसी सिचुएशन में वर्क रिलेटेड स्ट्रेस बढ़ जाता है। लोग हर बात पे काट खाने को दौड़ते हैं, आपस में वर्बल फाइट्स और बहस होती है। छोटी छोटी बात का भी बतंगड़ बनता है। ऐसे माहौल में काम करना मुश्किल हो गया था। इसलिए स्टीफन ने डिसाइड किया कि वो अब वहां जॉब नहीं करेगा। उसने रिजाइन लेटर लिखकर दे दिया। उसका बॉस जरा भी हैरान नहीं हुआ। स्टीफन बिल्डिंग से बाहर निकला और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। कुछ मंथ्स के बाद उसने एक एड देखा जिसमें एक जॉब खाली थी। जॉब इंटरव्यू के बाद वो ये देखकर हैरान हो गया कि उसका फ्यूचर बॉस कितना शांत, रिलैक्स्ड और लैड बैक था। उसे ये थोड़ा अजीब लगा कि कंपनी का सीईओ जॉब इंटरव्यू ले रहा था। उसके काम का फर्स्ट डे बहुत बढ़िया रहा। किसी का कोई प्रेशर नहीं था। दोपहर में उसका बॉस उसके पास आया और पूछा कि सब कैसा चल रहा है। बॉस ने स्टीफन को एश्योर कर दिया कि वो स्टार्टिंग में ही स्टीफन से मैक्सिमम एफिशिएंसी एक्सपेक्ट नहीं करता है, और ये भी कि वो इस बात को समझता है कि स्टीफन को नए माहौल में ढलने में अभी टाइम लगेगा। स्टीफन अपने नए बॉस की ये बात सुनकर हैरान रह गया था। उसे याद आया कि उसके फॉर्मर बॉस ने पर्सनली उससे तब बात की थी जब किसी गलती के लिए उसने स्टीफन को वार्निंग दी थी। लेकिन उसके नए बॉस ने उसे आगे जो पूछा वो और भी अमेजिंग था। उसने स्टीफन से पूछा कि क्या उसके बच्चे हैं। हाँ, 2 स्टीफन ने जवाब दिया। वो हमेशा इस फैक्ट से डरता था कि उसके बच्चे हैं, क्योंकि उसे पता था कि ज्यादातर बॉस इस टॉपिक को फेवरेबली नहीं देखते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बच्चों की वजह से कभी ऐसे इवेंट हो सकते हैं जो वर्कर्स की एफिशिएंसी अफेक्ट करते हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्टीफन कितना ग्रेटफुल फील कर रहा था जब उसके नए बॉस ने कहा, तुम शायद हैरान होगे कि मैंने क्यों पूछा, क्योंकि मेरी खुद की भी एक फैमिली है और मुझे पता है कि कई बार कुछ प्रॉब्लम भी आ जाती है। इस दुनिया में इससे बुरा कुछ नहीं होता जब आपका बच्चा बीमार हो या इंजर्ड हो, आपका दिल रोता है और आप उसकी हेल्प करना चाहते हैं। और उस वक्त कोई भी अपने काम या किसी और चीज के बारे में नहीं सोचता। इसलिए मैंने तुमसे बच्चों के बारे में पूछा ताकि कभी भी कुछ होता है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो और बेशक तुम्हें 1 या 2 दिन की पेड छुट्टी मिल सकती है। ये सब सुनना स्टीफन के लिए किसी ड्रीम जैसा था।
वो सडनली बहुत सिक्योर और फ्री फील करने लगा। उसे अब अपनी जॉब की टेंशन नहीं थी और ना ही अपने बच्चों की, क्योंकि वो ज़रूरत पड़ने पर जब चाहे उनके पास रह सकता था। फिर जल्द ही वो अपने कलीग्स से भी घुल मिल गया और ज़्यादातर लोग उसे काफ़ी अच्छे लगे थे। वे लोग भी उसकी तरह अपने वर्क प्लेस से खुश थे, स्पेशली अपने बॉस के बिहेवियर से। सिनेक कहते हैं, जब इस तरह का वर्क एनवायरनमेंट एस्टेब्लिश होता है तो लोग किसी भी तरह की रियल प्रॉब्लम को टैकल करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है और उन्हें बाकी लोगों के साथ भी एक फर्म और सिक्योर बॉन्ड डेवलप होता है जो उनके साथ मिलकर बिजनेस प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। कंक्लूजन, हमने यहाँ बस वही चीज़ें मेंशन की है जो हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगी। सिनेक की इस बुक में काफ़ी डिटेल्स और स्टोरीज है। अगर आपको ये समरी इंटरेस्टिंग लगी है तो हम आपको बता दें कि बुक इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलो उन चीज़ों को फिर से देखते हैं जो हमने इस समरी में हाईलाइट की है। 1. प्रोटेक्शन फ्रॉम अबोव। 2. एम्पैथी। 3. एम्प्लॉइज आर आल्सो पीपल। 4. ऑटोनॉमी। 5. लॉन्ग टर्म लीडर्स vs शॉर्ट टर्म लीडर्स। 6. 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट ब्रेन केमिकल्स। 7. बिलोंगिंग एंड द सर्कल ऑफ थ्रेड्स। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि लीडर्स ईट लास्ट। लीडर्स के पास बाकी इंडिविजुअल्स से ज़्यादा पावर होती है और यूजुअली अपने सबऑर्डिनेट्स या एम्प्लॉइज से अपनी खुद की वैल्यू ऊपर रखते हैं। सेम टाइम में इस बुक का मैसेज भी यही है, लीडर्स जो लास्ट में खाते हैं। इस टर्म का मतलब है कि असली लीडर्स वो होते हैं जो दूसरों की वेल बीइंग को इग्नोर करके सिर्फ अपना ख्याल नहीं रखते हैं। गुड लीडर्स वो लोग हैं जो अपने साथ कोऑपरेट करने वालों की वैल्यू करते हैं, ऐसे लोग जो जानते हैं कि उनका इन्फ्लुएंस दूसरों पर पड़ रहा है और वो ट्राई करते हैं कि ये इन्फ्लुएंस पॉजिटिव हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि एक गुड लीडर का सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अगर जानना है तो हमारे साथ बने रहे, क्योंकि हम इस बुक में मेंशन ऐसे ही कुछ लीडर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे।